Hello friends, this is Chetan Chaturvedi and you watching CHC Education. Today I will discuss about very good topic electric current. तो आज हम डिस्कस करेंगे बच्चों आपका इलेक्ट्रिक करंट वाला जो टॉपिक है यानी विद्युत धारा, उसके बारे में हम पूरा जो टॉपिक है उसको कवर अप करेंगे इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत। और इसके अंदर जो टॉपिक इन्वॉल्व हैं उनके बारे में हम बहुत ही डीपली से स्टडी करने हम वाले हैं, जिसमें आपका इलेक्ट्रिक करंट है, रजिस्टिविटी है, रेजिस्टेंस है, ओम्स लॉ है, जूल्स लॉ है, इलेक्ट्रिक पावर है और इसके एप्लीकेशंस हैं, इनिशियल फीचर्स हैं। तो वो सारी जानकारी हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और आपका ये लास्ट लेक्चर था क्लास 10th हिंदी मीडियम वाला का। वैसे बाईलैंग्वेज मैंने पढ़ाया है अधिकतर टॉपिकों को, तो ये आपका लास्ट टॉपिक था। इसके बाद में आपका 10वीं का जो संपूर्ण कोर्स है वो यूट्यूब पर अपलोड कर दिया गया है। आपको CSC एजुकेशन सर्च करना है और वहाँ पे जाके आपको जनरली मेरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी और आप उसको आराम से वीडियोस देख सकते हो। पूरा सिलेबस करा रखा है पॉइंट टू पॉइंट। और जिस बच्चे को नोट्स चाहिए, जो हैंड रिटन नोट्स हैं, जो मेरे खुद के नोट्स हैं, मैंने बच्चों को लिखाए हैं और मैंने खुद के लिए जो बना रखे हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। मैं इसका जो व्हाट्सएप नंबर है वो लिंक इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाके उनको बाय कर सकते हो, ठीक है ना। पेड हैं थोड़े, आपको पैसे देने पड़ेंगे, कुछ ज़्यादा कुछ अमाउंट है नहीं है, लगभग 299 के समथिंग अमाउंट है। आप वहाँ से नोट्स आसानी से ले सकते हो। बाकी हम डिस्कस करते हैं आपके इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट। देखो, इलेक्ट्रिक करंट को हम हिंदी में कहते हैं बच्चों विद्युत धारा। क्या कहते हैं? विद्युत धारा। मार्कर में थोड़ा सा इशू है, चेंज कर देता हूं। हाँ, चलिए तो विद्युत धारा के बारे में डिस्कस करते हैं कि आपकी जो विद्युत धारा है वो क्या होती है। देखो, आपके पास में एक सीधा सा शब्द है विद्युत धारा। हम यहीं से इसका मतलब निकालते हैं। धारा का मतलब होता है एक प्रकार का फ्लो, यानी किसी चीज का बहना। जैसे नदी है, कोई भी चीज जो बहती है उसको कहते हैं धारा। और विद्युत अर्थात विद्युत का बहना, विद्युत धारा। तो कुल मिला के क्या मतलब हुआ इसका? मतलब ये हुआ कि इसका आपकी एनसीईआरटी में एक लाइन दे रखी है फर्स्ट पेज पर कि आवेश प्रवाह की दर, यानी जो आपका आवेश है, आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है? आपकी विद्युत धारा कहलाती है। अब हम सबसे पहले ये समझते हैं कि ये आवेश क्या है। आवेश को इंग्लिश में बोलते हैं चार्ज। चार्ज क्या है? तो इस दुनिया में, इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर आपको दो प्रकार के चार्ज देखने को मिलते हैं। एक तो पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज। तीसरा कोई भी चार्ज आपको देखने को नहीं मिलता है। और हमारे आसपास, हम फिजिक्स की बात कर रहे हैं, तो हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है वहां पर जो ऑब्जेक्ट हैं, मतलब जो वस्तुएं हैं, वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बनी हुई हैं, जो मूलभूत कण है उनसे बनी हुई हैं। आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर 9th क्लास में डिस्कस किया है, वहां आपको पता है कि एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। और एटम के अंदर न्यूक्लियस, उसके अंदर न्यूक्लियस में जो अरेंजमेंट होता है किसका? आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स का। आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं? मूव करते हैं, जो सर्कुलर, जो आपके सर्कल में कनेक्टिव शेल के चारों ओर चक्कर वगैरह लगाते रहते हैं। वो हम 9th क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो हम थोड़ा सा यहाँ पर ये चीजें देखते हैं कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है, सॉरी, यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है यहाँ पर प्रोटॉन। क्या होता है भैया? प्रोटॉन होता है। जबकि इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। एक बार रेशो चेक करना, मैं करता हूं। यस, इलेक्ट्रॉन होता है। तो अपने पास में एक शब्द है कि आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। आवेश का मतलब होता है यहां पर इलेक्ट्रॉन। तो कुल मिला के इलेक्ट्रॉन की गति या इलेक्ट्रॉन की जो गति है वो कहलाती है विद्युत धारा। क्या कहलाती है? विद्युत धारा। अब यहां पर एक शब्द है आवेश। आवेश क्या होता है? तो आवेश वह कारक है जो किसी वस्तु को विद्युत में कर दे। वही बात निकल के आ रही है घूम फिर के। अब कैसे निकल के आ रही है? जैसे हम जनरली कह देते हैं कि मेरा घर कहाँ है, आपका घर कहाँ है, तो
अपन यहाँ पर फिजिक्स में आपके थोड़े से लॉजिक यानी जो तार्किक चीजें होती हैं वो थोड़ी सी हमको देखने को मिलती हैं। तो मैंने कहा था कि वह कारक जो किसी वस्तु को विद्युतमय कर दे वो क्या कहलाता है? आवेश कहलाता है। मेरे पास ये मार्कर है और इसको हमने चार्ज दिया और इसके अंदर इलेक्ट्रिक फ्लो हो गया, तो यहां पर ये जो आपका इलेक्ट्रिक कंडक्टर है तो ये आवेश से क्या है? आवेशित हुआ है चार्ज से, ठीक है, चार्ज हो गया। तो वही उसी बात को कह रहे हैं कि आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। और आवेश वह कारक होता है जो विद्युत में किसी वस्तु को विद्युत में कर देता है, ठीक है। तो ये बात निकल के आई। तो अब हम आगे देखते हैं कि आवेश प्रवाह की दर। अब दर यहां पर रेट से मतलब है, जो आपकी रेट है। अब मान लीजिए मेरे पास में ये कोई इलेक्ट्रिक कंडक्टर है, स्किप ना करें, वीडियो को देखते रहें। ये कोई इलेक्ट्रिक कंडक्टर है, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रिक कंडक्टर के अंदर यानी किसी धारावाही चालक तार या किसी चालक तार के अंदर कितना आवेश कितने समय में जाता है उसकी हम करते हैं गणना, कैलकुलेट करते हैं हम उसको। तो कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास इसका गणितीय विश्लेषण हम देखते हैं। तो हम ऐसे देखते हैं कि विद्युत धारा इज इक्वल टू आवेश बटा समय, ये आपका फॉर्मूला है। अर्थात यहां पर जो विद्युत धारा है जिसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट, इसको हम डिनोट करते हैं किससे? आई से। तो आई इज इक्वल टू आवेश मतलब चार्ज, Q अपॉन T, पहला फॉर्मूला, इक्वेशन फर्स्ट। अब आपका मतलब क्या होगा? तो आवेश में क्या है? इलेक्ट्रॉन। और यहां पर आवेश का जो मेजरमेंट की यूनिट है उसका नाम है कूलाम। और समय को किस में मेजर करते हैं? तो सेकंड में। यानी आपका इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू, यहां पर मतलब कूलाम और यहां पर टाइम। ये निकल के आया विद्युत धारा का फॉर्मूला। अर्थात आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। अब हमारे पास में कोई ऑब्जेक्ट होता है, कोई वस्तु है, तो उसको हम मेजरमेंट करते हैं, उसको हम मेजर करते हैं। जैसे कि आप आगे चल के 11th में जाके आप पढ़ोगे सदिश और अदिश राशियां, फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर वेक्टर नॉन वेक्टर फॉर्म वाली जो क्वांटिटीज हैं उसके बारे में आप डिस्कशन वहां पर करोगे, ठीक है ना। जस्ट 10th के आगे 11th में आपका जो मात्रक और मापन वाला चैप्टर है वहां पर मेजरमेंट और यूनिट वाला, वहां पर आप डिस्कस इसको और अच्छे से डिस्क्राइब और डीपली पढ़ोगे, ठीक है। तो हम उसको मेजर करते हैं। उसी प्रकार आपका जो विद्युत धारा होता है उसका मात्रक होता है एम्पियर। एम्पियर अर्थात जैसे मेरे पास में ये पानी की बोतल है। अब इस बोतल के अंदर कितना पानी आता है, यानी इसकी क्वांटिटी क्या है, मात्रा क्या है। तो जैसे कि इसमें 1 लीटर पानी आता है या 2 लीटर पानी आता है या मिलीलीटर में आता है, तो उसी प्रकार हमारे पास में जो विद्युत धारा होती है उसको मापने का जो इकाई होती है जिसमें हम मेजर करते हैं उसका नाम है एम्पियर। और जिस यंत्र की सहायता से इसको मापा जाता है उसका नाम है अमीटर। क्या नाम है? अमीटर। और मात्रा क्या होता है? तो एम्पियर, ठीक है। तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। अब यहां पर पहला फॉर्मूला निकल के आया, Q इज इक्वल टू Q अपॉन T होता है। Q का मतलब कूलाम, T का मतलब समय और I का मतलब विद्युत धारा। अर्थात इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 क्या? कूलाम, ठीक है। अर्थात ये इसकी चार्ज की वैल्यू होती है, यानी एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश विद्यमान रहता है, ठीक है। तो आशा करता हूं यहां तक की जानकारी समझ में आई होगी। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा का हम फॉर्मूला देखते हैं, तो I इज इक्वल टू Q अपॉन T होता है। यहां पर Q का मतलब होता है आपका कूलाम, T का मतलब होता है सेकंड या टाइमिंग। तो यहां पर एक बार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया था कि 1 एम्पियर जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको डिफाइन करना है हमें। जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट। तो यहां पर सीधा निकल के आता है कि Q इज इक्वल टू कितना ले लीजिए 1 और T इज इक्वल टू 1।
तो मैं ऐसे कह सकता हूं, एक मिनट इसको मैं रफ कर देता हूं और अच्छा समझ में आएगा आपको। ये अपने पास कोई इलेक्ट्रिक वायर है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक वायर है। अब यहां पर I इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन टी। अब मैंने लिख दिया यहां पर Q इज इक्वल टू 1 कूलाम और T इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश जब किसी तार से गुजरता है तो जो धारा होती है उसको कहते हैं 1 एम्पियर की धारा, यानी सिंगल एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट उसको हम कह देते हैं, ठीक है ना। अब यहां पर I इक्वल टू क्यू अपॉन टी हो गया। Q क्या है यहां पर, तो Q मतलब कूलाम, अर्थात Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी। एनी से क्या मतलब है यहां पर, तो मैं लिख रहा हूं यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर ट्रांसफर। यह वह इलेक्ट्रॉन है जो 1 सेकंड के अंदर, क्योंकि हमारे पास में 1 एम्पियर की धारा के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, 1 सेकंड के अंदर गुजर गए, अर्थात यहां पर Q इक्वल टू एन होता है। तो यहां से हम और फॉर्मूला बनाना चाहें यानी इनकी वैल्यू निकालना चाहें तो जैसे I अपॉन आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी हो गया अपने पास में, तो हम यहां से आगे Q को लेके Q की वैल्यू निकालते हैं तो Q इधर आ जाएगा, इधर T और इधर I, तो Q I T हो जाएगा, यानी इसका गुणनफल प्राप्त होगा। तो इससे हमें आसानी से चार्ज निकल के आएगा। तो अपने पास में यह कहानी समझ में हमें आई, या Q बराबर आई टी, हमने जैसे Q इज इक्वल टू आई टी, अरे यहां पर यह है आपकी विद्युत धारा का गुणनफल समय के साथ कराने पर आपको चार्ज की वैल्यू पता चल जाती है। यहां पर Q बराबर प्लस माइनस एन ही होता है, यह आपको ध्यान रखना है। जहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच आर ट्रांसफर, यानी वह इलेक्ट्रॉन है जो स्थानांतरित हो जाते हैं, अर्थात आवेश प्रवाह की दर है वो विद्युत धारा है, ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19 कूलाम होता है, हिंदी में बात करें अपन, बाइलिंगुअल लेक्चर है, ठीक है ना। तो ये आवेश होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, और विद्युत धारा को मापने के लिए एक हम यंत्र काम में लेते हैं जिसे हम एमीटर कहते हैं, ठीक है। यहां तक की जानकारी हो गई है क्लियर। अब हम आगे आपके इसके बाद में टॉपिक्स देखते हैं। थोड़ा सा हम यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक करंट के टाइप्स के बारे में और चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक तो एसी करंट होता है, एक होता है डीसी, जिसे आप बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा, और दूसरा होता है आपका दिष्ट धारा। थोड़ा सा यहीं डिस्कस कर लेते हैं। अब जैसे अपने इसके अपने पास में कुछ ग्राफ्स हमें देखने को मिलते हैं और हम ग्राफ की सहायता से आसानी से इसको समझते हैं, ठीक है ना, कि एसी का मतलब क्या होता है, हमारे घरों में कौन सा करंट आता है अधिकतर। तो देखो एसी, फर्स्ट में चर्चा कर रहा हूं एसी की। ये अपने पास ग्राफ है, ठीक है, ये आई और ये टी। अब आपका जो इलेक्ट्रिक करंट है जैसे ये वाला, तो आप हमारे जो घरों में आता है एसी प्रत्यावर्ती धारा, यानी ऐसी धारा जिसका मान समय के साथ परिवर्तित होता रहता है, या घटता है या बढ़ता है। आपने जनरली हमारे अपने घरों में देखा होगा कि जो आपका इलेक्ट्रिक बल्ब होता है ना, वो कई बार तेज हो जाता है, कई बार कम हो जाता है। तो हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिक करंट आता है उसका नाम है प्रत्यावर्ती धारा। इसका हम ग्राफ की यदि बात करें तो ये ऐसे रहता है, देखो ऐसे, यानी कभी ऊपर कभी नीचे, हमेशा एक जैसा नहीं होता। जबकि आपका जो डीसी वाला वोल्टेज होता है, इसका ग्राफ आपको हमेशा एक जैसा मिलेगा, ये वाला, क्योंकि इसकी जो वैल्यू, मान लीजिए किसी से 10 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट है तो वो 10 एम्पियर का ही आएगा, ठीक है। जो आपके जनरेटर वगैरह होते हैं, जो हम जो विद्युत युक्तियां होती हैं जहां से हम इलेक्ट्रिक जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, और वो क्या होता है अपने पास में, ये होता है डीसी। अब डीसी और एसी में से ज्यादा खतरनाक कौन सी होती है, तो इसका राइट आंसर है डीसी।
बिकॉज यहाँ पर जो वोल्टेज का मान है वो फिक्स है और एसी का मान परिवर्तित रहता है। यदि किसी व्यक्ति को इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो जनरली हम कहते हैं, हमने सुना है गांव में या हमारे आसपास या शहरों में जो भी हमारा एनवायरनमेंट है हम जहां पर रहते हैं, कि किसी व्यक्ति को इलेक्ट्रिक शॉक लगा और इलेक्ट्रिक शॉक लगने के बाद में क्या हुआ, उसको लाइट ने ऐसे फेंक दिया वगैरह, हम ऐसे कुछ सुनते हैं। तो उसका रीजन क्या है बच्चों? उसका रीजन ये है कि समय के साथ में इसका मान परिवर्तित होता जाता है। मान लीजिए यहाँ पर 10 वोल्ट था, यहाँ पर 12 हो गया, या यहाँ पर 9 ही रह गया, यहाँ पर 8 हो गया। तो ये जो समय का जो वोल्टेज का मान है ये परिवर्तित होता रहता है, जिसके कारण आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगता है और आप झटके से गिर जाते हो। जबकि डीसी में क्या होता है इसका, कि मान लीजिए 10 एम्पियर है तो 10 एम्पियर ही करंट आएगा, 10 वोल्टेज आएगा, और उसके कारण आप अधिक मतलब ये ज्यादा हार्मफुल होता है बजाय एसी के। कौन सा? डीसी। तो आशा करता हूं कि यहां तक की जानकारी आपको समझ में आई होगी। अब हम आगे डिस्कस करेंगे आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी विद्युत विभव और विभवांतर। दोनों टॉपिक बहुत अच्छे हैं। चलिए मैं इसको रब करता हूं। Yes, we are talking about electric potential and potential difference। तो इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले आवेश को एक बार और देखना पड़ेगा फ्लैशबैक में, कि आपका जो आवेश होता है, यानी आवेश का मतलब, आवेश की यूनिट क्या होती है यहाँ पे, तो वो होती है बच्चों कूलाम। मैं इसको क्यू से डिनोट करता हूं यहाँ पे, ठीक है। और इसके वैसे बृहद मात्रक हैं, जैसे आवेश का सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन, सबसे बड़ा मात्रक। तो वो चीजें हम आगे अपर क्लास में, हाई एजुकेशन में डिस्कस करेंगे। तो आपके पास में पहला शब्द आता है विद्युत विभव। क्या? विद्युत विभव क्या होता है देखो। तो आपका यहां पर मान लीजिए ये वाला जो एरिया है ये है आपका वैद्युत क्षेत्र, यानी इलेक्ट्रिक रीजन, विद्युत क्षेत्र। यहां से आप आगे कूलाम्स लॉ वगैरह पढ़ोगे 12th क्लास में, 11th क्लास में। तो यहां पर यह है कि एकांक धनावेश को, एकांक जो आपका धनावेश है, एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, या एकांक धनावेश को इनफाइनाइटी पॉइंट से, अनंत से किसी एक निश्चित बिंदु, मान लीजिए ए वाला बिंदु है, यहां तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? आपका कहलाता है विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इसका संयुक्त रूप मिलता है विभवांतर। विभवांतर देखो नाम से पता चल रहा है विभवों का अंतर। तो एकांक धनावेश को कहां से? अनंत से एक बिंदु, जैसे अपने पास में ये है ए वाला, यहां से थोड़ा सा इसको मैं और आगे बढ़ा देता हूं। मक्खी भी साथ दे रही है देखो, ठीक है ना। तो एकांक धनावेश को अनंत से किसी एक बिंदु Q या दूसरा बिंदु B, यहां से यहां तक में लाने में जो कार्य किया जाता है उसे क्या कहते हैं? हम विद्युत विभवांतर कहते हैं। जैसे अपने पास में B से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो बी ए वी वी इज इक्वल टू W अपॉन Q, ठीक है ना। अब यहां पर ये इसका मतलब क्या है? मतलब इसका यह है कि एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसको क्या कहते हैं? विभवांतर कह देते हैं। ये इक्वेशन निकल के आई, बॉक्स में करना बंद, ठीक है। ये निकल के आई यहां पर। अब ए से बी तक, अब कार्य का मतलब वर्क यानी W, और आपका जो आवेश है यानी ये वाला Q, दिख रहा है ना? एक बार मैं देखता हूं। यस, तो ये दिख रहा है। इस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं B इज इक्वल टू W अपॉन Q, बिल्कुल लिख सकते हैं। अर्थात विभवांतर हिंदी में लिख सकता हूं, विभवांतर बराबर कार्य बटे आवेश। आवेश बिल्कुल। अब यहां से हम इसकी देखते हैं यूनिट। तो यूनिट कैसे देखेंगे?
W आपका वर्क, और वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल। और आपका कूलाम की यूनिट क्या होती है आपके पास में, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। तो कूलाम को हम किस में मेजर, सॉरी आवेश को किस में मेजर करते हैं, क्यू में। तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि V इज इक्वल टू जे अपॉन क्यू, और इसको हम आगे एसआई पद्धति में कहते हैं वोल्ट। ये हाईलाइट किया है। अर्थात जो विभवांतर है इसकी जो यूनिट है उसका नाम है वोल्ट। एक नंबर में पूछा जा सकता है कि विभवांतर का मात्रक क्या है, लिखिए, क्योंकि थ्योरी एग्जाम है, 10वीं की एग्जाम है, तो वहां पर आपसे पूछा ही जाएगा और आपको लिखना ही पड़ेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है कि आपको ऑप्शंस मिल जाए। लेकिन अब तो 10th क्लास में भी ऑप्शंस आने लग गए, एक से जो आपका 1 to 15 वाला सेक्शन ए के अंदर रहता है, वहां पर देखने को क्वेश्चन मिल सकता है आपको। ठीक है, अर्थात हम इसके कर सकते हैं जूल अपॉन कूलम भी कह सकते हैं, या वोल्ट भी कह सकते हैं। तो दो टॉपिक्स हमने डिस्कस किए अभी, एक तो विद्युत विभव और दूसरा विभवांतर। आशा करता हूं दोनों ही टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। अब इसके बाद में आपकी बुक में दे रखा है कि जो विद्युत परिपथ है वो कैसा दिखाई देता है। तो मैं थोड़ा सा ड्रॉ करता हूं आपको विद्युत परिपथ, देखते हैं कैसा दिखता है विद्युत परिपथ। ठीक है ना, ये बार बार क्या, थोड़ा सा जो ट्राइपॉड है ये स्टेबल नहीं है आज। ठीक है ना, यहां पे बनाते हैं हम। तो अपने पास में एक विद्युत परिपथ की हम बनावट देख लेते हैं। ये माइनस वाला, ये प्लस वाला, यहां पर आप लगाओ स्विच कुंजी की, ये इलेक्ट्रिक करंट, ये यहां पर आप प्रतिरोध लगा दीजिए, यहां पर एमीटर लगा दीजिए। ठीक है, धारा नियंत्रक लगाना चाहो यहां पर आप इलेक्ट्रिक बल्ब लगा दीजिए, इधर यहां पर लगा दीजिए। चलिए, तो ये एक विद्युत परिपथ ऐसा हमें जनरली दिखाई देता है। यानी इलेक्ट्रिक जो सर्किट होती है बच्चों, वो आपको ऐसे ही दिखाई देती है। अब आगे आपका टॉपिक आता है रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता। उससे पहले हम थोड़ा सा ओम के नियम के बारे में डिस्कस करते हैं। ओम का नियम एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, ओम का नियम क्या है तो वो हम पढ़ते हैं। ठीक है ना, चलिए मैं करता हूं इसको रफ। यस, तो वी आर टॉकिंग अबाउट ओम्स लॉ। तो ओम ने क्या कहा था, एक जर्मन साइंटिस्ट थे जॉर्ज साइमन ओम, इन्होंने कहा था कि जब किसी चालक पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं स्थिर रहें, यानी भौतिक अवस्थाओं का मतलब फिजिकल स्टेट या फिजिकल फेज। अब कौन कौन सी हैं, जैसे कि ताप, दाब, आयतन, यानी आपके पास में जो भौतिक अवस्थाएं हैं वो स्थिर रहें, तो चालक के स्तरों पर उत्पन्न विभवांतर विद्युत धारा के समानुपाती होता है। ऐसे भी इसको मैं लिख भी सकता हूं, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो इन्होंने बोला कि जब किसी चालक तार की भौतिक अवस्था स्थिर रहे तो चालक के स्तरों पर उत्पन्न विभवांतर यानी विभवों का अंतर विद्युत धारा के समानुपाती होता है, अर्थात V समानुपाती I अकॉर्डिंग टू ओम्स। चूंकि B हम जानते हैं I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है। इस समीकरण का भी उपयोग हम आगे करेंगे, लेकिन हम पहले इस समानुपाती स्थिरांक को हटाते हैं। तो हम देखते हैं V समानुपाती I है। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, समानुपाती को हटाएंगे तो B इज इक्वल टू I R। ठीक है, अब यहां पर जो R है वो क्या है, तो R का मतलब है समानुपाती स्थिरांक, कांस्टेंट। समानुपाती स्थिरांक है क्या आपका R, और इसी R को आगे चल के आप कहते हैं चालक तार का प्रतिरोध। क्या कहते हो, चालक तार का प्रतिरोध। तो ओम ने एक बात कही कि अपने पास में ये कोई चालक है और इसकी भौतिक अवस्थाओं हमने क्या कर दिया, इनको
स्टेबल यानी स्थिर कर दिया, और स्थिर कर दिया तो चालक के सिरों पर जो विभव का अंतर आएगा, एक और डायग्राम ड्रॉ करते हैं, देखो ठीक है, ये वाला ये एक डायग्राम है। अब ये कोई चालक तार है, इसकी भौतिक अवस्था स्थिर रख दी तो चालक के सिरों पर जो विभवांतर आएगा यानी V इज इक्वल टू W अपॉन Q, ये किसके समानुपाती होगा, I के। ये था ओम का नियम। अब ओम के नियम से यहां से एक शब्द निकल के आया प्रतिरोध। अब हम प्रतिरोध का मतलब समझते हैं कि जो आपका प्रतिरोध होता है वो क्या होता है। तो आपकी एनसीईआरटी में एक शब्द दे रखा है कि धारा मतलब आई के मार्ग में आने वाला अवरोध यानी बैरियर क्या कहलाता है, आपका प्रतिरोध कहलाता है। अब प्रतिरोध को भी हम किसी चीज में मापेंगे, तो प्रतिरोध को मापने के लिए जो हमारे पास जर्मन साइंटिस्ट थे ओम, उनके सम्मान में इसका मात्रक है, इसलिए इसका कहते हैं प्रतिरोध का मात्रक ओम। और जो ओम का साइन है वो मैं ब्रैकेट में बना रहा हूं, ये वाला होता है, ठीक है। तो यहां तक की जानकारी क्लियर हो गई होगी। अब आगे हम आर की वैल्यू भी यहां से निकाल सकते हैं कि V इक्वल टू आई आर होता है, तो आर इज इक्वल टू आपके पास में आर, अब B इधर चला जाएगा तो B अपॉन आई क्या आ जाएगा नीचे, तो R इज इक्वल टू B अपॉन आई, समीकरण नंबर जो भी है 3 दे देता हूं मैं, तो ये आपके पास में आप आ जाएगा। अब हम आगे देखते हैं कि जो आपका प्रतिरोध होता है ये किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। अब डिपेंड करने के लिए फिजिकल जैसे एक तो तापमान है, तापमान, दूसरा है आपके पास में चालक तार की लंबाई, एक बार देखना इसको, मैं देखता हूं, यस ठीक है, चालक तार की लंबाई, और तीसरा चालक तार का क्षेत्रफल, ठीक है, और उसके बाद में चालक तार की प्रकृति यानी नेचर। अब मान लीजिए अपने पास में प्रतिरोध है, ये अपने पास फैक्टर है, ये कैसे इसको डिस्टर्ब करते हैं या इन पर ये कैसे डिपेंड करता है। तो आगे चलते हैं, थोड़ा सा मैं करता हूं रफ, आगे करेंगे डिस्कस। ओके, तो हम डिस्कस कर रहे थे प्रतिरोध की निर्भरता, कि प्रतिरोध किन किन चीजों पर निर्भर करता है। तो पहला देख रहे थे हम आर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू टी, यानी जैसे तापमान में आप वृद्धि करोगे, तापमान को इंक्रीज करोगे तो इसका आर भी इंक्रीज होगा, पहला केस। दूसरा आर इक्वल एल मतलब लेंथ, लंबाई सॉरी, यानी जैसे आप किसी चालक तार की लंबाई में वृद्धि करोगे प्रतिरोध भी बढ़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बढ़ाओगे प्रतिरोध घटेगा। उसके बाद में एन मतलब प्रकृति, जैसे चांदी का आप विद्युत धारा को प्रभावित करोगे तो सबसे अच्छा चालक है कॉपर है, तो जैसी प्रकृति होगी वैसा ही ये बिहेव करेगा। आगे एक शब्द आता है अपने पास, एक टर्म है रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल, जिसे आप आगे चल कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है, या इसे कहते हैं हम दूसरे शब्दों में प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता। और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है ओम
इंटू मीटर। ठीक है, ज्यादा कोई खास नहीं पूछा जाएगा, और आएगा तो आप लिख सकते हो। आगे आता है प्रतिरोधों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अब प्रतिरोधों का संयोजन होता है बच्चों आपका दो प्रकार का, यानी टू टाइप्स का। कौन कौन सा होता है, तो चलिए देखते हैं। स्किप नहीं करना है, वादा करता हूं आपसे, इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद में आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी और जगह जाने की। प्रतिरोधों का संयोजन, लाइनर बना लेते हैं थोड़ा सा। प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन। एक है श्रेणी क्रम, क्या है बच्चों, श्रेणी क्रम संयोजन। और दूसरा है आपका समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। देखो समझो क्या है श्रेणी क्रम संयोजन का मतलब किसी चीज को जोड़ना। आप पढ़ के आए हो चैप्टर नंबर फर्स्ट में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में कि संयोजन अभिक्रिया, जो आप एडिशन कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ते हो, तो वहां मतलब इसका जोड़ना। श्रेणी क्रम का मतलब, श्रेणी क्रम को इंग्लिश में कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, जबकि आपको समांतर क्रम को कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसका दूसरा नाम है त्रिभुजाकार संयोजन या पार्श्व क्रम संयोजन। पैरेलल जो कॉम्बिनेशन है, इसके तीन नाम है, वो भी लिख देता हूं आता है तो। त्रिभुजाकार ऑब्लिक पार्श्व क्रम संयोजन, ठीक है ये। अब देखो श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम में क्या होता है, प्रतिरोधों की जो व्यवस्था होती है, प्रथम प्रतिरोध का अंतिम सरा, द्वितीय प्रतिरोध का प्रथम सरा, तृतीय प्रतिरोध का प्रथम सरा या अंतिम सरा, ऐसे ये व्यवस्था आगे चलती रहती है। ये आपके पास R1, ये R2 और ये R3 क्या है, तीन प्रतिरोध हैं, इनको हमने लगा दिया, ये वो आपका बैटरी है, जोड़ दिया और ये व्यवस्था बन गई। रफ बनाया थोड़ा सा। इसके अंतर्गत I का मान समान रहता है, यानी धारा का मान कैसा है, समान, जबकि विभवांतर का मान कैसा है, तो अलग अलग, V अलग अलग होगा। यहां पर प्रथम प्रतिरोध या अंतिम प्रतिरोध दोनों ही एक निश्चित बिंदु से जुड़े रहते हैं, जैसे ये पॉइंट है और ये अपने पास प्रतिरोध है, ये ठीक है, ये जोड़ दिए और ये वाला, ये इसकी बैटरी। यहां पर प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान अलग अलग होगा, I1, I2, I3, जबकि आपके पास विभवांतर का मान समान होगा। ये R1 हो गया, ये R2, ये R3। इसका जो आपके पास में थोड़ा सा यहां से न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलते हैं, जो आपके कॉम्बिनेशंस होता है, तो वो अभी हम डिस्कस आगे करेंगे। इसके बाद हम आपका पढ़ेंगे यहाँ पर विद्युत शक्ति और जूल का तापन नियम। आई थिंक इन टॉपिकों के बाद में आपका चैप्टर हो जाएगा फिनिश। रफ कर लेता हूं एक बार। ओके तो स्टूडेंट्स, हम देख रहे थे अभी समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन। अब इनका हम देख लेते हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन। तो एक बार देखो इधर ध्यान से समझना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। श्रेणी क्रम संयोजन यानी श्रेणी क्रम में आपका एक बार व्यवस्था देख लेते हैं, प्रथम प्रतिरोध, द्वितीय प्रतिरोध और तृतीय प्रतिरोध बना लो एक बार। R3, R2 और Rn, ठीक है। ओम के नियम से हम जानते हैं V = IR होता है। यहां पर R, अब IR1, IR2, IR3 क्यों लिखा, क्योंकि यहां पर विद्युत धारा का मान कैसा है, समान है, तो I साथ में लिख लिया हमने। नेक्स्ट यहां से I को हमने कॉमन लिया, तो R = I कॉमन आ गया, तो क्या बचा R1, ये I यहां पे आ गया, क्या बचा R2, ये I यहां पर आ गया, तो R3 Rn। नेक्स्ट में R इक्वल, यानी R टोटल निकालेंगे हम तुल्य प्रतिरोध का मान, तो R1 + R2 + R3 यानी आपके पास में जो प्रतिरोध है उन तीनों को जोड़ दीजिए और B
यानी वोल्टेज का भाग लगा दीजिए, तो आपके पास में इलेक्ट्रिक करंट आ जाएगा V बराबर IR, वो वही ओम के नियम से चल रहा है। नेक्स्ट, समांतर क्रम संयोजन व्यवस्था क्या थी? तो व्यवस्था ये थी, एक निश्चित पॉइंट, इससे प्रथम प्रतिरोध, यहाँ पर द्वितीय प्रतिरोध और यहाँ पर तृतीय प्रतिरोध, और ये तीनों एक बिंदु से जुड़े हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पर V इज इक्वल टू आई आर ओम के नियम से, तो आई आर R1 R2 प्लस R3, यहाँ पर भी बोलोगे कि कॉमन था, लेकिन यहाँ पर I1 I2 और I3, क्योंकि यहाँ पर B कैसा है, इक्वल है, समान है विभवांतर का मान। तो नेक्स्ट टर्म में I को बाहर निकाल लो, तो क्या बचेगा, R इज इक्वल टू 1/R1 1/R2 1/R3 डैश 1/Rn आपके पास में बन जाएगा। यह है तुल्य प्रतिरोध का मान किसके अंदर, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन के अंदर। तो बच्चों सबसे पहले हमने डिस्कस की विद्युत धारा, उसकी डेफिनेशन, उसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन, देन उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंश, फिर पोटेंशियल डिफरेंस, उसके बाद में रेजिस्टेंस, रजिस्टिविटी, फिर आपका रेजिस्टेंस के अंदर कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन में आपका सीरीज कॉम्बिनेशन और आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब नेक्स्ट हम आगे डिस्कस करते हैं आपका जूल्स लॉ। जूल्स क्या कहता है, जैसे आप पढ़ते हो आगे, जूल का तापन नियम, ये कोई धारावाही चालक तार है। अब इसमें जब धारा का क्या होगा, फ्लो होगा, तो ये गर्म होगा, अर्थात इसके चारों तरफ, मैं डॉट डॉट से दर्शा रहा हूं, यहां पर कुछ मात्रा में क्या होगी, ऊष्मा होगी, हीट हीट उत्पन्न होगी, और इस हीट को ही, यानी इसका जो प्रभाव है, ऊष्मीय प्रभाव, इसको कहते हैं जूल का तापन नियम। एक जूल नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया कि जब किसी धारावाही चालक तार के अंदर, एक चालक तार है, इसमें कभी विद्युत धारा को मैंने गुजारा, तो ये गर्म होना स्टार्ट करेगा, हीटिंग करना स्टार्ट करेगा, और इसी को कहते हैं जूल्स का लॉ। अब इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन देखते हैं, इसको रफ कर देता हूं। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट जूल्स लॉ। जूल्स का नियम क्या है कि हमारे पास में ये कोई धारावाही चालक तार है, ये ठीक है, इस चालक तार के अंदर, इसको एक बार बना लेता हूं मैं पूरा, ठीक है, ये कोई धारावाही चालक तार है, और जब किसी धारावाही चालक तार में विद्युत धारा को गुजारा जाता है, तो वहां पर आपको ऊष्मा देखने को मिलती है, अर्थात ये हीटिंग करना स्टार्ट कर देता है। तो इसके अंदर जो आपके पास में बहुत सारी एक्शंस घटित होती हैं, हैपेंड होती हैं, जैसे I स्क्वायर, यानी आपके पास में विद्युत धारा का मान बढ़ेगा, I इज इंक्रीजिंग, यानी ये मान बढ़ेगा। दूसरा R, जब मान लीजिए कोई चालक तार गर्म हुआ है, तो उसका प्रतिरोध बढ़ेगा, ये कन्फर्म है, अर्थात यहां पर R भी क्या करेगा, तो R करेगा इंक्रीज। और नेक्स्ट आपके पास T, जब मान लीजिए ज्यादा समय तक हम धारा गुजारेंगे, तार ज्यादा गर्म होगा तो समय भी लगेगा, यानी आपका T भी इंक्रीज हुआ। तो हमने इसको H का मतलब यहां पर हीट, तो H डायरेक्ट प्रोपोर्शनल I स्क्वायर, H डायरेक्ट प्रोपोर्शनल R, H डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू T। तो हमने आगे चल के कहा H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, दैट्स जूल्स लॉ। क्या एप्लीकेशंस हैं, तो इसके एप्लीकेशंस ये हैं कि आपके जो हीटर हैं इस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, प्रेषितक, ये आपके जूल्स के नियम पर निर्भर रहते हैं। आगे आपका आता है विद्युत शक्ति। एक बार और जूल्स को मैं रिपीट कर देता हूं कि जब किसी धारावाही चालक तार के अंदर विद्युत धारा को गुजारा जाता है, तो चालक तार के तापमान में वृद्धि होती है और उसके प्रतिरोध के मान में वृद्धि होती है, तथा समय के मान में भी या समय के साथ वृद्धि होती है, जिसके कारण चालक के चारों तरफ ऊष्मा का मान बढ़ जाता है, चालक गर्म हो जाता है, अत्यधिक गर्म हो जाता है। इसके लिए हम समीकरण का इस्तेमाल करते हैं, H इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल I स्क्वायर 1, H डायरेक्ट प्रोपोर्शनल R यानी रेजिस्टेंस T, तो H इक्वल टू I स्क्वायर RT, दैट्स जूल्स लॉ। इसका हमने ये पढ़ लिया कि इसका एप्लीकेशंस क्या है, तो हीटर प्रशीतकों के अंदर जो स्पाइरल कॉल्स होती हैं वहां पर इसका यूजेस किया जाते हैं। जूल्स के लॉ के आगे विद्युत शक्ति, तो विद्युत शक्ति का मतलब होता है कार्य करने की दर, रेट ऑफ वर्क, कार्य करने की जो दर है
उसे कहते हैं शक्ति, अर्थात P बराबर W/T। यहां पर क्या मतलब है, P का मतलब पावर और W का मतलब वर्क और T का मतलब टाइम। ठीक है, इधर लिख देता हूं। और तो यहां पर मैं ऐसे लिख सकता हूं P = W/T1, बिल्कुल लिख सकता हूं। अर्थात कार्य करने की दर है शक्ति और इसका ऐसा ही मात्रक होता है वाट, वॉट नहीं वाट। ठीक है, और एक HP एक हॉर्स पावर अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वॉट। जबकि एक यूनिट जो आपके पास में लाइट खर्च करते हैं, इलेक्ट्रिक खर्च करंट खर्च करते हैं, वो होता है 3.6 × 10⁶ क्या होती है आपके पास में, वॉट होती है। तो ये हुआ आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट बेटा। अब इसके अंदर 2-4 न्यूमेरिकल और हम देख लेते हैं। बाकी आपका सिलेबस पूरा यूट्यूब पर करा दिया गया है। आप जाइए प्लेलिस्ट सर्च करिए साइंस क्लास 10th हिंदी मीडियम बाई चेतन सर 2024, वहां आपको पूरा का पूरा कंटेंट देखने को मिलेगा। इसके बाद में मैं 11th और 12th की केमिस्ट्री स्टार्ट करूंगा इस चैनल पर। ठीक है, बाकी सपोर्ट आप ऐसे ही बनाए रखें। अभी मैं इसके 1-2 न्यूमेरिकल और भी करवा देता हूं, ठीक है ना। अब इसको कर लेते हैं बच्चों रफ। ओके, तो एक क्वेश्चन है अपने पास, 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाएगी। अपन के पास एक इलेक्ट्रिक सर्किट है ये वाला, और इस इलेक्ट्रिक सर्किट में आप प्लस माइनस कैसे भी बना लो इसको। ठीक है, कितना 6 वोल्ट बैटरी पे है यहाँ पर, और आपका चार्ज है 1Q। इसको कितनी ऊर्जा दी जाएगी। तो हम सबसे पहले आप पढ़ के क्या आए हो, यहाँ पर V = W/ क्या Q। ये क्या है, विभवांतर का फॉर्मूला, विभवांतर। ठीक है, तो यहां से हमको क्या निकालना है, आपको इसको अब हमें निकालनी है इसकी ऊर्जा। तो हम क्या करेंगे, यहां से Q = W, या यहां से आप देख लीजिए V और इधर W निकाल लीजिए, यहां से W इधर ले आइए, Q इधर पहुंच जाएगा, BQ हो जाएगा यहां पर। ठीक है ना, गलत तो नहीं कर दिया, आई थिंक हाँ यही होगा। फिर यहां पर W1 Q = 6 वोल्ट बराबर 6 कूलाम। सॉरी उल्टा कर दिया हमने, Q इधर आएगा, Q बराबर 6 कूलाम आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और भी न्यूमेरिकल्स हैं अपने पास में बहुत सारे, उनको भी हम देख लेते हैं। एक बार और रफ कर देता हूं मैं इसको। हाँ बेटा, तो एक और लास्ट क्वेश्चन है और आपका ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया इलेक्ट्रिसिटी की। आपके पास 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्त्री आपके पास प्रेस है, 5 एम्पियर की धारा लेती है, तो 30 सेकंड में ऊष्मा के मान को हमें परिकलित करना है। यानी आपको दे रखा है यहाँ पर R = 20 ओम, I = 5 एम्पियर और T = क्या पर आपका दे रखा है 30 सेकंड। तो हम जानते हैं जूल्स के लॉ से H = I² RT। तो हमको सीधा सीधा मान दे रखा है, I की वैल्यू कितना है यहाँ पर 5 एम्पियर, तो 5 का वर्ग गुना R कितना दे रखा है 20 और T की वैल्यू दे रखी है 30 सेकंड। तो H = 5 का वर्ग 25 गुना 600, कहां से आया ये, इसको किया तो H = 15,000, या ऐसे भी लिख सकते हैं H। अब यहां से आपको यदि आप क्या करोगे, इसको आप घात के रूप में लेना चाहो तो 1.6 1.5 1.5 कितनी जीरो है, 1 2 3 10 की पावर 3, ये आपका आंसर हो गया। बाकी आशा करता हूं कि आपको पूरा ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे और CHC एजुकेशन जो चैनल है मेरा, इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे और कमेंट्स करोगे। और आपको कहीं लगा कि मुझे ये टॉपिक समझ में नहीं आया, वहां पर आप एक हल्का सा कमेंट करेंगे। बाकी थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू गाइस फॉर सपोर्टिंग मी ऑन यूट्यूब। और आगे हम 11th और 12th का कंटेंट लेके इस चैनल पर आ रहे हैं। बाकी आपको मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, जो होगी क्लास 12th की और क्लास 11th बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर सपोर्टिंग मी ऑन यूट्यूब। ओके।